हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी अजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजीत है और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो 2006 की घटना है। 2006 का साल था और शायद अगस्त या सितंबर का महीना था। मैं अपने गांव से शहर जा रहा था किसी काम के लिए। मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि मैं रहता भी मेरे गांव में हूं और काम भी मेरा सारा मेरे गांव में ही होता है। बस कभी कभार किसी काम के लिए मुझे गांव से शहर जाना पड़ता था। उस दिन भी मैं अपने गांव से शहर के लिए निकल पड़ा। जब मैं गया तब तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब मैं लौटा तब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। मैं जिस काम के लिए शहर गया हुआ था वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था। उसने मुझसे कहा भी कि अजीत आज यहाँ रुक जा, काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन मैंने उसे बताया कि नहीं, घर में जाना मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं वहाँ से निकल पड़ा। मुझे गांव के स्टेशन पर पहुँचने के बाद लगभग रात के कुछ 12:30 बज चुके थे और स्टेशन काफ़ी दूर था हमारे घर से। अब मैं वहाँ बाहर निकल कर सवारी ढूंढने लगा, लेकिन कोई सवारी आसपास नज़र नहीं आई। इसीलिए मैं पैदल ही चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं निकला तब रास्ते में मुझे किसी की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई मुझे पापा कहकर बुला रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे 6 साल के बच्चे की तरह थी। लेकिन उस घटना के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ चुकी थी। घर के सभी मेंबर्स जागे हुए थे। मेरी पत्नी कह रही थी कि अभी तक तो ये ठीक था, बस 1 घंटा पहले ही इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। तब मुझे याद आया कि 1 घंटा पहले ही मैं उस स्टेशन से जब बाहर निकला तो किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो जो रोड के बाई ओर की झाड़ियाँ थी उसमें कोई ऐसा लगा कि भाग गया हो। अब ये क्या था समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने जितनों को भी दिखाया हर किसी ने मुझसे यही बात कही कि आपके बच्चे पर किसी भूत का या पिशाच का वास है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हो गया। अगर आप में से कोई इसके बारे में जानता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप में से कोई ये बता सकता हो कि इसका इलाज कहाँ होगा तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये अजीत जी की छोटी सी आप बीती थी। बढ़ते हैं हमारी अगली घटना की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक घर की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चेन्नई के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान अपार्टमेंट था, जिसे लोग शापित घर या भूतिया घर के नाम से भी बुलाते थे। ये घर एक समय में लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद सबने उसे खाली कर दिया। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं घटती थी और जो भी वहां रहने जाता कभी वापस नहीं लौटता। ऐसे ही एक लड़का उस अपार्टमेंट को रेंट पर लिया, जो कि एक फोटोग्राफर भी था। उसने कुछ अफवाहें सुन रखी थी इस घर के बारे में, लेकिन उसे काफी ज्यादा जरूरत थी और कम बजट में वही घर मिल रहा था। उसने अपने दोस्तों से पता किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा घर है जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये सब बातें ठीक नहीं है, मैं खुद ही वहां पर जाकर रह लेता हूँ। किराया भी कम है और इसी के साथ उसे भूत प्रेत की कहानियों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। उसने सोचा कि वहां पर मैं फोटोशूट करके कुछ पैसे भी और कमा लूंगा। शाम ढलते ही वो वहां पर पहुंच चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और अपार्टमेंट की जो खिड़कियां थी वो टूट चुकी थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। हवाओं के साथ खिड़कियों की आवाज डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। उस लड़के ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे ही उसने पहली फोटो खींची, उसे
अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई था नहीं। उसने इसे सिर्फ अपनी एक कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही उसे माहौल और भी भारी लगने लगा। अचानक उसे एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ दिखा। उसे लगा कि शायद कोई और भी यहाँ आ चुका होगा। उत्सुकता में उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। कमरा धूल और अंधकार से भरा हुआ था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन दरवाजा अब मानो जाम हो गया था। कमरे के कोने से अचानक एक सिसकने की आवाज आई। वो तेजी से मुड़ा और देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे अजीब सा और बड़ा रूप ले रही है। आकृति शायद वो किसी औरत की थी, जिसके चेहरे पर घाव और आंखें काफी ज्यादा अजीब और धसी हुई थी, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि किसी प्रेत की परछाई हो। उस लड़के की सांसें थमने लगी और उसके पैर एकदम से जाम हो गए। वो कुछ समझ पाता इससे पहले वो आकृति उसके सामने आकर चीख उठी। उसके कैमरे की लाइट अचानक चालू हो गई और फिर उस तेज रोशनी में वो भूत या आत्मा जो कुछ भी था वो कहीं गायब हो गया। किसी तरह उस लड़के ने दरवाजा खोला और अपार्टमेंट से भागते हुए बाहर निकला। उसके बाद वो अपार्टमेंट कभी दोबारा नहीं गया, लेकिन उसने उस रात की जो तस्वीरें खींची थी उनमें से एक में वही औरत की धुंधली आकृति साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो आज भी उस दिन की यादों से डरता है और उस घर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि 2022 में कुछ लोग उस घर में गए हुए थे जो कि स्टेट एजेंट्स थे। जब वो लोग भी वहां गए तो उनमें से एक का कहना यह था कि घर के अंदर घुसते ही मेरे सर में दर्द चालू हो गया और शरीर पर एक अजीब सा भारीपन लगने लगा, जिसके बाद वो घर अभी तक के बंद पड़ा है। दोस्तों, हमारी ये कहानी एक रेलवे स्टेशन की है जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था। भैरवपुर रेलवे स्टेशन गांव से दूर घने जंगल के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन अब लगभग वीरान हो चुका था। कई सालों से कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती थी। लोग कहते थे कि स्टेशन पर कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटते रहती है। आसपास के गांव वाले यहां आने से भी कतराते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस जगह पर भूत प्रेत का बसेरा था। कई लोग यहां गायब हो चुके थे और कुछ तो पागल होकर वापस लौटे थे। एक घटना तो इसमें इतनी डरावनी थी कि उसके बारे में कहा जाता था कि जब वो गायब हुआ तो कई दिनों तक लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। फिर एक रात में उसी रेलवे स्टेशन के पास घनी झाड़ियों में उसकी बॉडी के छोटे छोटे हिस्से मिले। लेकिन विजय, जो एक स्टेशन मास्टर बने थे, अब उनकी नौकरी स्टेशन पर ही लगनी थी। वो वैसे भी इन सब बातों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाह होती है। दिल से काफी मजबूत थे। स्टेशन पर वो अपनी ड्यूटी करने पहुंच गए। स्टेशन की हालत तो काफी खराब थी। टूटे फूटे प्लेटफॉर्म, जंग लगी पटरियां और खंडर जैसी इमारत। चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा पसरा पड़ा था, जिसे दूर दूर तक फैली अंधेरी रात और भी डरावना बना देती थी। पहली रात जब विजय स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर रखा हो। हवा में हल्की सी सरसराहट थी। एक बार को ऐसा लगा कि उनके चारों ओर किसी ने ठंडी बर्फ रख दिया हो। उन्हें अब काफी ज्यादा ठंड भी महसूस होने लगी थी, मानो किसी की धीमी फुसफुसाहट कानों में भी गूंज रही हो। कुछ ऐसा भी उन्हें बार बार महसूस होता। हालांकि विजय ने तो इसे सिर्फ अपना वहम मानकर इस पर ध्यान नहीं दिया और स्टेशन की ऑफिस में चले गए। रात के 10 बज चुके थे।
स्टेशन के चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। बस दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विजय ने खुद को व्यस्त रखने के लिए चाय बनाई और पुरानी फाइलों में खो गए। अचानक बाहर से खड़खड़ाहट की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज घसीट रहा हो। विजय एकदम से चौंक गए और बाहर देखने गए। स्टेशन वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। हवा के तेज झोंके के साथ पत्ते उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई अजीब छाया उनकी ओर देख रही है। विजय ने खुद को समझाया, कुछ नहीं, सिर्फ हवा की वजह से हो रहा होगा। वो वापस अपनी ऑफिस में आ गया, लेकिन दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। ये ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि फिर से आवाज आई। इस बार हल्की सी किसी के कदमों की आहट थी, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर टहल रहा हो। विजय की नसें एकदम से सिकुड़ने लगी। उसने झट से खिड़की के बाहर झांका। प्लेटफॉर्म की दूर वाली लाइटें धुंधली धुंधली चमकती हुई नजर आ रही थी और विजय को लगा जैसे कोई सफेद आकृति वहां खड़ी है। कौन है? उसने थरथराते हुए आवाज लगाई। जवाब में बस सन्नाटा ही था। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब विजय की आंखें ठीक से देख पा रही थी। सामने एक औरत थी। उसके बाल काफी लंबे जमीन तक टच हो रहे थे। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। यह ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा किसी काले धुएं से बना हो। विजय का खून जमने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर घबराहट भरी खामोशी थी। विजय की सांसें तेज हो रही थी। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसा घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही है। उसकी आवाजें इतनी तेज थी जैसा मानो कानों के पर्दे फाड़ देगी। तभी एक भयंकर ठंडा झोंका कमरे में घुसा। विजय कांप उठा। दरवाजा जो उसने खुद बंद किया था धीरे धीरे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। ऐसा लगा कि कोई कमरे के अंदर पहले से ही आकर अब दरवाजा खोल रहा हो। विजय के सामने दरवाजा खुलते ही वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें जलती हुई लाल, चेहरा सफेद जैसा मानो शरीर में खून ही ना हो और ठंडे पसीने से सना हुआ, मानो किसी ने उसे मौत के करीब देखा हो। विजय का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की और आवाज गले में फंस गई। वो औरत धीरे धीरे विजय के पास आई। उसकी चाल इतनी भयानक थी कि विजय की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन दौड़ गई। अचानक वो उसके सामने झुक गई। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और पीड़ा थी। उसने भयानक गहरे स्वर में कहा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? विजय का दम घुटने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। फिर अचानक औरत ने अपने दोनों हाथ विजय की गर्दन पर रख दिए। विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को खींच लिया जा रहा हो। उसी समय जोर से दरवाजा भड़बड़ाया और वो औरत कहीं गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने विजय को बेहोश पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर साफ झलक रहा था। किसी ने नहीं समझा कि रात को वहां क्या हुआ था, लेकिन विजय ने होश में आते ही तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़ दी और उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं गया। लोग तो कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा उस भैरवपुर स्टेशन पर भटकती रहती है, अपनी बदकिस्मती के लिए किसी और को शिकार बनाने का इंतजार में रहती है। विजय ने अपनी नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन भैरवपुर स्टेशन की वो रात हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गई। वो जितनी कोशिश करता उतनी ही उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। लाल जलती हुई आंखें, सफेद बेजान चेहरा और वो आवाज जो उसके कानों में हर समय गूंजते रहती है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? विजय ने शहर में एक नया काम ढूंढ लिया था, लेकिन हर रात जब वो सोने जाता उसकी नींद किसी भयानक सपना या डरावनी आहट से टूट जाती।
कमरे की दीवारें अचानक ठंडी हो जाती, खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती और अपने आप बंद हो जाती, और हवा में एक सर्द सरसराहट गूंजने लगती। ऐसा लगता जैसे वो औरत उनके करीब आ रही हो। उसकी झांकती आंखें अंधेरे में उन्हें देख रही है, लेकिन जब भी वो लाइट ऑन करता हर चीज एकदम नॉर्मल नजर आती। पर यह ठंडक और डर और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात विजय को फिर वही सपना आया, भैरवपुर स्टेशन का खंडर प्लेटफॉर्म और वो औरत। इस बार सपने में वो औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं थी, बल्कि पटरी के पास झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर खून लगा था और उसने धीरे धीरे विजय की तरफ जब अपना चेहरा घुमाया, उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थी और अचानक उसने चीखते हुए कहा, तू मुझसे कहीं नहीं भाग सकता। विजय पसीने में डूब चुका था, दिल तेजी से धड़क रहा था और कमरे में घुटन भरी हवा महसूस हो रही थी। कमरे के कोने में उसने परछाई में एक आकृति देखी। अरे ये तो वही औरत है, उसने खुद से ही जोर से बड़बड़ाया। विजय को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था, वो अब हकीकत में उसका पीछा कर रही थी। उसने तुरंत उठकर घर छोड़ने का फैसला किया। वो किसी भी कीमत पर इस खौफनाक अनुभव से दूर भागना चाहता था। विजय ने सोचा कि अगर वो शहर से दूर चला जाएगा तो शायद इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन भैरवपुर की वो रात उसकी किस्मत से जुड़ चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। विजय ने एक नई जगह पर नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भैरवपुर स्टेशन की उस रात की यादें उसकी जिंदगी में धीरे धीरे अब दोबारा से लौटने लगी थी। एक रात जब वो सो रहा था, उसने दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी। दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी देर रात कौन हो सकता है? वो मन ही मन कई सारे खुद से ही सवाल पूछने लगा। विजय ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो अंदर आया, पर तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट्स अचानक से सब के सब एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में वही धीमी आवाज दोबारा से गूंजने लगी, तो मुझसे नहीं बच सकता है। विजय की सांसें थम गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को बर्फ में बदल दिया हो। अचानक उसके पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। उसने धीमे से मुड़कर देखा और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा अजीब नजर आ रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी स्किन पर जगह जगह घाव थे, जो विजय की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। विजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन उसके हर कदम पर उस औरत की चीखती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चारों ओर से घेरे हुई है और वो आज विजय को अपना शिकार बनाकर ही रहेगी। जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजे के ठीक सामने फिर से वही औरत खड़ी हुई दिखी। तेरा अंत यहीं होगा आज, उसने भयानक गुस्से में कहा। विजय के पैर एकदम से जाम हो गए और वो पूरी तरह से डर के जाल में फंस चुका था। तभी विजय को अपने सर के पास एक तेज शोर सुनाई दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। कहीं दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज रही थी। विजय की धड़कनें और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन भैरवपुर स्टेशन की तरफ जा रही है। वो औरत अब बिल्कुल विजय के करीब आ गई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें विजय की आत्मा में छेद कर रही थी। उसने अपना हाथ विजय की तरफ बढ़ाया और कहा, अब समय आ गया है। अचानक विजय ने तेज चीख सुनी। वो उसकी खुद की चीख थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब विजय के दोस्त उसे खोजने आए तो उन्होंने देखा कि विजय बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफनाक डर के भाव थे, जैसे कि उस स्टेशन पर वो बेहोश हुआ था। और जो माहौल था वो
काफी ज्यादा मनहूस लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी बदबू भी फैली हुई थी। विजय को होश तो आ गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो रात दोबारा से हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। अब वो अक्सर खाली खाली घूरते रहता है, बड़बड़ाते रहता है। कई बार तो कहता है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उससे प्यार है। अजीब सी बातें। लोग अब उससे परेशान हो गए। जो उसके दोस्त थे उनका कहना ये था कि विजय जब अगले दिन सुबह होश में आया तब उसने सारी घटना हमें बिल्कुल ठीक से बताई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे 2-4 दिनों में ही उसने अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल से खो दिया और उसके बाद विजय को मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया गया। 14 साल तक उसने वहीं हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के काटे और फिर एक दिन वो खुद ही को मार मार कर अपनी जान ले लिया। जो उसका मेंटल हॉस्पिटल में केयर टेकर था उसका भी यही कहना था कि विजय कुछ अजीब सी चीजें बड़बड़ाता था। कहता था कि मैं अब उसके साथ जा रहा हूँ। मरने से 3 दिन पहले वो रोज आना और हमेशा ही यही बात कह रहा था कि वो आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ उसके साथ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये कहकर वो जोरों से चीखता, चिल्लाता और हंसता था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। रात का सन्नाटा था और ट्रक ड्राइवर बलबीर अपने विशाल ट्रक को रूट नंबर 66 पर चलाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बलबीर ने इस सुनसान रास्ते पर कई बार सफर किया था, पर आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा था। आसमान काले बादलों से घिरा था और चांद तो कहीं उन काले बादलों में ही गायब हो गया था। बलबीर को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो रास्ते में अकेला नहीं है। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और वो बिना रुके ड्राइव कर रहा था। उसे नींद महसूस होने लगी, लेकिन आसपास कोई ढाबा या रुकने की जगह दिखाई ही नहीं दे रही थी। अचानक सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। वो आदमी हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था। बलबीर ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके मन में आया कि बूढ़ा आदमी है तो ट्रक को रोक ही देता हो। उसके बाद ट्रक को धीरे धीरे रोका और बूढ़े आदमी को अंदर बैठने का इशारा किया। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले ट्रक के केबिन में बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी, या यूं कहिए कि डरा देने वाली मुस्कान थी। बलबीर ने हल्के अंदाज में पूछा, कहाँ जाना है बाबा? बूढ़े आदमी ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, आगे, जहां मौत इंतजार कर रही है। यह सुनते ही बलबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने माहौल को हल्का करने के लिए हंसने की कोशिश की। बाबा, मजाक कर रहे हो क्या? बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। कुछ ही देर में रास्ते पर घना कोहरा छा गया और बलबीर की निगाहों से सब कुछ ओझल हो गया। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत की आकृति, या यूं कहिए कि एक औरत की परछाई दिखी। वो सफेद साड़ी पहनी हुई थी और धीरे धीरे ट्रक की ओर आगे बढ़ रही थी। बलबीर ने घबराकर तुरंत ब्रेक लगाया, पर जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर नहीं था। ट्रक की खिड़कियों पर उंगलियों के निशान उभर आए थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बलबीर का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसे वही बूढ़ी आवाज सुनाई दी, यहां से भागो, नहीं तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। बलबीर ने डर के मारे ट्रक को पूरी ताकत से भगाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो, लेकिन सड़क का कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था।
तभी एक जोरदार आवाज हुई और ट्रक के पहिए अचानक जाम हो गए। ट्रक एकदम से रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो गई हो। बलबीर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत जो सफेद साड़ी में थी ट्रक के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। बलबीर ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ा। वो बिना रुके दौड़ता रहा और जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो ट्रक, बूढ़ा आदमी और वो औरत सब के सब गायब थे। बस घना कोहरा और गहरा सन्नाटा बचा था। बलबीर ने तेजी से दौड़ना जारी रखा, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। उसके हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी दलदल में फंसता जा रहा है। घबराहट में उसने चारों ओर देखा, पर चारों तरफ सिर्फ अंधकार और कोहरा था। अचानक दूर से एक आवाज आई। किसी के हंसने की थी वो आवाज, जो कि काफी धीमी और खौफनाक थी। बलबीर ने कदम तेज किए, पर वो आवाज उसके करीब आते जा रही थी। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। उसने दूर सड़क के किनारे एक धुंधली रोशनी देखी। उसे लगा कि ये कोई ढाबा या फिर किसी का घर होगा, जहां पर जाकर वो मदद मांग सकता था। बलबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, उसका दिल दहल गया। वो कोई ढाबा नहीं था, वो एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी जो आधे खंडर में बदल चुकी थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी लालटेन लटक रही थी, जिसकी रोशनी अब अजीब तरीके से कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा से झूम रही हो। बलबीर ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। डर के बावजूद बलबीर ने सोचा कि हवेली के अंदर जाकर वो किसी से मदद मांग सकता है। वो अंदर कदम रखा ही था कि हवेली के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर दी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, पर अजीब सी सरसराहट और बहुत सारी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हो। दीवारों पर पुराने और धुंधले चित्र थे, जिनमें से कुछ के चेहरे अजीब से डरावने लग रहे थे। बलबीर ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। टॉर्च की रोशनी ने कमरे के कोनों को रोशन किया, पर तभी उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से उसके पास से गुजरी। बलबीर का दिल अब मानो उसके गले में आ गया था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। वो उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में एक पुराना लकड़ी का झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। बलबीर ने टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली और उसकी सांसें थम गई। झूले पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, जो ट्रक के सामने आई थी। उसकी लाल आंखें सीधे बलबीर की आंखों में देख रही थी। तुम बच नहीं सकते, औरत की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बलबीर ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज गले में फंस गई थी। औरत झूले से उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ वो और भयानक लगने लगी थी। बलबीर ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा एक चिरमिराती हुई आवाज के साथ बंद हो गया। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग किसी अनजान भाषा में कुछ बात कर रहे हो।
दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई नजर आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीरों के चेहरे भी बलबीर को घूर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। अचानक बलबीर के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने बलबीर से लिफ्ट मांगी थी। बलबीर उसकी तरफ देखकर एकदम से चौंक गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने बलबीर से कहा। ये जगह अब तुम्हारी ही है। बलबीर चीखना चाहता था पर उसकी आवाज गुम हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया और अचानक हवा में जोरदार ठंडक फैल गई। बलबीर को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब सुबह का समय हुआ तब उसकी आंखें अपने आप खुली और कुछ लोगों की आवाज उसके कान में पड़ी। जब उठकर उसने देखा तो पाया कि उस हवेली के पास से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उसे देखा था और वो लोग बलबीर के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बलबीर जल्दी से उठा और फिर उन्होंने बलबीर से कहा कि तुम्हें पता नहीं यह हवेली ठीक नहीं है। फिर बलबीर कुछ बोलता कि उससे पहले ही एक आदमी ने कहा, हम तो हाईवे से जा रहे थे, तुम्हारा ट्रक को देखे जो कि किनारे खड़ा था तो हम समझ गए कि तुम इसी हवेली के पास आए होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए। और उसके बाद में उन लोगों ने बलबीर को समझाते हुए कहा कि दोबारा इस रास्ते से कभी नहीं जाना, ये रास्ता सही नहीं है। बलबीर वहां उनका धन्यवाद करते हुए निकला, अपने ट्रक में बैठकर वहां से आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने पूरी जिंदगी कभी भी रूट नंबर 66 नहीं लिया। बलबीर का कहना ऐसा था कि मैंने कई सारी ऐसी जगहों पर गाड़ी भी चलाई है जहां इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं दिखता था, लेकिन इस रास्ते ने जो मुझे अंदर तक डरा दिया था, उसके बाद मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की। और अगर कोई उस रास्ते से जाना भी चाहता है तो मैं खुद उसे रोक देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें श्रेयास ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयास है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हमारी फैमिली में मेरी एक आंटी के साथ घटी थी। ये बात है 2014 की। दोस्तों, उस समय आंटी बताती है कि वो और उनकी फैमिली हमारे ही घर से अपने घर जाने के लिए निकले थे। बात कुछ ऐसी है कि मेरी आंटी नई जगह पर शिफ्ट हुई थी और हमारे घर से उनका घर कुछ 210 किलोमीटर की दूरी पर था। वो शायद आंटी इसलिए उस समय आई हुई थी क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि नया घर हम लोगों ने लिया है तो उस घर में उन्हें कुछ पूजा करवानी थी और वो चाहती थी कि उस पूजा में हम भी जाए। इस वजह से वो हमें इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। वो आकर एक दिन हमारे वहां पर रुकी भी थी। आंटी बता रही थी कि जब वो लोग हमारे घर से शाम में 7 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकले तो शुरू के 2-3 घंटे तो सब अच्छे से कट गए। मेरे जो आंटी के हस्बैंड थे वो बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे और उन लोगों ने ये प्लान किया था कि रात का खाना बाहर होटल में ही खा लेंगे और घर जाकर सो जाएंगे। रास्ते में जाते समय उन्हें एक होटल दिखाई दी। करीब 10-10:15 बजे के आसपास उन लोगों ने उस होटल में अपनी गाड़ी को रोक दिया। वहां पर उन लोगों ने खाना खाया। अब वहां से उनका घर कुछ 1 घंटे की ही दूरी पर था। खाना खाकर वो लोग 11:30-12 के आसपास उस होटल से अपने घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोग घर के लिए जा रहे थे तब बीच में एक छोटा सा 10 किलोमीटर का शॉर्टकट जैसा रास्ता था। बात ऐसी भी थी दोस्तों कि उस समय जो मेन हाईवे था वो किसी वजह से ब्लॉक था और वहां पर से बहुत स्लो करके एक गाड़ी को पास कर रहे थे। इसी वजह से उनके हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना हम दूसरी साइड से या दूसरा रास्ता ले लेते हैं जिसे वो जानते थे। जब वो रास्ता वो लोग लिए तब उस रास्ते को 2 या 4 किलोमीटर पार करने के बाद उन्हें सामने खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। मेरी
आंटी ने अंकल से कहा कि हो सकता है इसे लिफ्ट चाहिए होगी, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, इससे बात कर लेते हैं, इसे कहाँ जाना है। उस आदमी से जब ही कहा तो वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मुझे कुछ ही दूर आगे आप लोग छोड़ देना। मेरे अंकल ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और जब गाड़ी में बिठाकर आगे चलने के बाद अंकल ने पीछे मुड़कर देखा उसे उतारने के लिए, तो वो गाड़ी में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो गाड़ी में था ही नहीं। सवाल ये था, क्या वो चलती गाड़ी से उतर गया था या फिर वो कैसे गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों और ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि जब आंटी और अंकल घर पर पहुंचे तो उनकी जो बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र 16 या 17 साल की हो गई, वो कहने लगी कि मम्मी, घर पर कोई आदमी आया था अभी कुछ देर पहले और वो आप लोगों को पूछ रहा था। वो कह रहा था कि अपने मम्मी पापा से कहना कि लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर आंटी और अंकल के तो होश उड़ गए थे। फिर अंकल ने अपनी बेटी से पूछा कि वो कैसा दिखता था। दोनों ने जब उसे डिस्क्राइब किया तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम था जैसा कि अंकल ने देखा था। वो वही आदमी था और जो उनकी बेटी बता रही थी वो भी वही था। एक और डरा देने वाली बात उसमें ये थी कि उस आदमी ने या उस भूत ने जाते समय यूं भी कहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। आंटी और अंकल काफी ज्यादा इससे डरे हुए थे, लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए वो लोग ये बात कह रहे थे कि कोई घबराने की बात नहीं, उसने शायद डराने के लिए कहा होगा या मजाक किया होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके 2 दिन के बाद दोस्तों कुछ अजीब सी घटनाएं उनके घर पर होने लगी। आप लोगों को जानकर यह भी बहुत अजीब लगेगा कि उनकी घर की जो पूजा होने वाली थी वो भी किसी न किसी वजह से डिले होते जा रही थी। और एक बात ये थी कि 2 दिन के बाद में जब उनकी बेटी अपने घर के दूसरे कमरे में गई तब उसने उसी आदमी को वहां पर बैठा हुआ देखा। वो देखकर वो जोरों से चीखने और चिल्लाने लगी और भागते हुए उस कमरे से बाहर आई। जब उसके मम्मी पापा ने पूछा कि क्या बात है, उसने बताया कि वो आदमी तो अंदर ही बैठा हुआ है। उसके मम्मी पापा दोनों ही दौड़े दौड़े उस रूम में गए। जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब इसके साथ में जो उनका छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 10 साल की थी, उसका कहना यह था कि पिछली रात में जब वो सो रहा था तब ऐसा लगा जैसा नींद में से किसी ने उसे जगाया और वो जगाकर उसके कान में कह रहा था कि मैं तुम्हें कल अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर आंटी और अंकल काफी ज्यादा डर चुके थे और अगले दिन वो अपने बच्चे को पूरा दिन और पूरा समय अपने साथ में ही रखे हुए थे। इसी के साथ पास की ही मंदिर में जाकर उस पर से झाड़ फूक करवा के उसको भगवान का एक धागा हाथ में पहना दिया था और उन लोगों ने अपने ही घर को अंदर से लॉक कर दिया था कि घर से कोई भी बाहर ना जाए और कोई भी बाहर वाला अंदर ना आए। पूरा दिन तो ठीक ठाक कट गया, लेकिन जब रात हुई तब उनकी बेटी को ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि वो अपने आसपास किसी को महसूस कर रही है। उसने ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई। उसके मम्मी पापा तो डरे हुए थे ही और उन दोनों ने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं, हम है ना, कुछ नहीं होगा। अभी ये चारों ही डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे कि उस अंकल ने कहा अपनी बेटी से जाके फ्रिज में से पानी ले आ। जब उनकी बेटी फ्रिज में पानी लाने के लिए गई तो उसने देखा कि फ्रिज के अंदर वही आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और वो उनकी बेटी को देखकर बहुत जोरों से हंस रहा था, जिस वजह से उसके दांत उसके चेहरे के बाहर निकले हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सर पर एक चोट थी और उसमें से खून भी जा रहा था। वो आंटी की जो बच्ची थी उसने जोर से चीख मारी। दोबारा ही उसके माँ बाप उठकर उसके पास भागे और जाकर देखा तो फ्रिज में जैसा सामान था बस वही था। आंटी और अंकल इस बात से काफी ज्यादा डर चुके थे कि ये क्या हो रहा है। रात में जब वो लोग जैसा तैसा अपना बिस्तर लगाकर सोने के लिए गए तब एकदम से उनका बच्चा कहने लगा, वो देखो पंखे के ऊपर वो आदमी बैठा है। सभी लोगों ने पंखे के ऊपर अपनी नजर दौड़ाई
तो वहां कुछ नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे अपने आप हो रहा है। जब रात में उनका बेटा सोया था तो वो जमीन पर सोया था अपना बिस्तर लगाकर। वो कहने लगा कि जमीन में से मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज कह रही है कि वो धागा निकाल दे जो तूने हाथ पर बांधा है। जब आंटी ने अपना कान लगाया तो वो सेम आवाज आंटी को भी सुनाई दी। इस बार अंकल इस बात से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो घर को कैसे भी बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे कि घर के लोग डरे ना। उन्होंने अपने पड़ोस में जाकर एक आदमी से ये सारी बात कही। उसने कहा कि आज रात आप लोग उस घर को छोड़कर हमारे घर पर सो जाओ। उन्हें यूं लग रहा था कि हमने घर छोड़ दिया तो शायद वो मुसीबत टल गई, लेकिन वो गलत थे। दोस्तों, एक चौंका देने वाली बात ये थी कि रात में चारों ने एक ही सपना देखा था और वो सपना ये था कि उनके छोटे बेटे को एक आदमी भयानक रूप में आकर उठाकर ले जा रहा है और उनका छोटा बेटा जोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने मम्मी पापा को आवाज देकर बार बार यही कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो जो कोई भी था वो उसे जोर जबरदस्ती करके खींच के ले जा रहा था। सुबह उठने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। पास में उनके एक दोस्त जो कि काफी पुराने थे, उनके पास जाकर उन्होंने सारी बात बताई। उनके दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो शायद इसमें हमारी सहायता करेगा। और सभी लोग उस आदमी के पास पहुंचे। दोस्तों, जिस जगह पर मेरे आंटी अंकल रहते थे वहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा जंगल था। कहा जाता था कि वो आदमी उसी जंगल में तपस्या करता है। जब जाकर उस आदमी को वहां जंगल में ढूंढा गया तब वो आदमी मिल गया। वो आदमी को उन लोगों ने सारी बात बताई। उसके बाद उसने अपने पोटली में से कुछ सामान निकाला और उस पर कुछ वो पढ़ने लगा। फिर वो धागे को उन्होंने एक पाउडर की पोटली में डाल दिया और उसमें से निकालकर सबके हाथ पे बांध दिया। वो कहने लगा कि कुछ भी हो जाए ये धागा तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब तक ये धागा रहेगा कोई भूत प्रेत तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। ये बात को हुए अभी 4 ही दिन हुए थे कि उनकी जो बेटी थी उसकी तबीयत खराब रहने लगी। ये लोग डर गए। इन्हें लगा कि शायद वही भूत प्रेत की वजह से ही ये सब हो रहा है। उस दिन इनके साथ कुछ और भी बुरा हुआ। घर पर एक आदमी आया। वो आदमी आकर कहने लगा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, ये बात हम लोगों को पता है। उसके घर वाले आश्चर्यचकित थे कि ये आदमी कैसे जानता है कि इनकी तबीयत खराब है। तभी वो कहने लगा कि जिस बाबा ने तुम्हें ये धागा दिया था उन्होंने मुझे भेजा है और कहा कि ये धागा निकाल दो। लेकिन जो अंकल थे वो काफी ज्यादा चालाक थे। वो ये बात जानते थे कि ये सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने उस आदमी को डांट कर वहां से भगा दिया और अपनी बेटी के हाथ से वो धागा नहीं निकाला। वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी ये धागा नहीं निकालेगा। फिर और 3 दिन बीते कि वही बाबा उनके घर पर आए और उन्होंने वहां पर एक बड़ी सी पूजा करवाई। बाबा दूर बैठे थे और जिनको साथ में लाया था, यानी जिस पुजारी जी के साथ में वो आए थे, तो उस बाबा ने उन पुजारी जी को कहा कि हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें परेशान करें जब तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन डरना नहीं, मैं यहीं पर बैठा हूँ। वो तुम्हें या घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बाद दोस्तों छोटी मोटी चीजें हुई भी। उस पुजारी जी का कहना ऐसा था कि कान में मुझे कुछ खुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो कह रही थी कि इस पूजा को बंद कर वरना मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। लेकिन वो वहीं डटे रहे और उस पूजा को कंप्लीट किया। इसके बाद पुजारी जी ने कहा कि अगर अब तुम लोग चाहो तो इस धागे को निकाल सकते हो। अब वो भूत प्रेत तुम्हारे घर में तो क्या तुम्हारी बिल्डिंग में भी नहीं आएगा। ये कहकर वो हंसते हुए बाबा जी वहां से निकल गए। मेरे जो अंकल थे उन्होंने अपने दोस्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। दोस्तों बताते हैं कि इसके कुछ साल के बाद एक ऐसा ही इंसिडेंट और हुआ था।
उन्हीं लोगों के साथ। लेकिन उस समय वो जो बाबा जी थे, जो तपस्या करते थे, वो इस दुनिया में नहीं थे। कहा जाता है कि वो इंसिडेंट छोटा सा था, इसलिए उन लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया खुद से ही। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी गौरव ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको जो कहानी आज बताने जा रहा हूँ, ये अपनी सच्ची आप बीती है। तो ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। तब मेरी उम्र कुछ 7 साल की थी। हमारा जो पुराना घर था, जिसमें हम सभी लोग रहा करते थे, पहले के समय में टॉयलेट वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे। सब टॉयलेट का यूज़ करने के लिए खेतों में जाया करते थे। तो मेरे जो ताऊ जी के बेटे राहुल, जो कि मुझसे लगभग 10 साल बड़े हैं, और उनकी एज उस समय कुछ 16-17 साल की रही होगी, हम दोनों एक साथ ही शाम को टॉयलेट के लिए खेत में जाया करते थे। क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मैं छोटा था, तो मैं उनकी उंगली पकड़कर चलता था। हमारे घर के पास बहुत बड़ा जंगल है और रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान थे। तो उस दिन भी मैं भैया के साथ टॉयलेट के लिए जा रहा था। वैसे तो हम टॉयलेट के लिए हमेशा 8 बजे ही निकलते थे, पर उस दिन भैया को आने में देर हो गई थी। रात के लगभग 10 या 10:30 बज चुके थे। हम इतनी रात में टॉयलेट के लिए निकले। हम दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि मेरे भैया को लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई लगभग 7 फीट का एक आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। क्योंकि उस दिन चांदनी रात थी, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। भैया को लगा कि शायद वो हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति होगा, और फिर अगले ही पल उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये रामबान है, क्योंकि उनका भी कद इतना ही लंबा था। मेरे भैया ने उनसे पूछा कि आप रामबान चाचा हो, आज लेट हो गए क्या आप भी जाने में? तो उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया को लगा शायद किसी बात को लेके परेशान होंगे, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। भैया और मैं चुपचाप चलते गए, और वो परछाई लगातार हमारा पीछा ही कर रही थी। फिर जब हम खेतों में जाकर बैठे तो वो भी हमसे लगभग 50 फीट दूर बैठ गए। भैया ने 1-2 बार और उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम टॉयलेट करने के बाद वहाँ से उठे और जाने लगे, तो वो परछाई दोबारा से हमारा पीछा करने लगी और हमारे पीछे पीछे ही आने लगी। तब भैया को बहुत गुस्सा आया और भैया ने बिल्कुल गुस्से में बोला, रामबन चाचा, आपको दिक्कत क्या है? कुछ बोल भी नहीं रहे हो और चुपचाप पीछे पीछे आ रहे हो। क्या हमारा पीछा कर रहे हो क्या? भैया का इतना बोलना था कि वो परछाई एकदम से भैया और मेरे सामने आ गई। उस टाइम हमने उसका फेस साफ साफ देखा। उसका फेस बिल्कुल काला और जगह जगह से खून निकल रहा था, और आंखें बिल्कुल लाल थी। डर से हम दोनों ही थर थर कांपने लगे, और आंखें जैसे ही उसके चेहरे से हटाई तो नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वो ज़मीन से लगभग 1 फीट मानो हवा में तैर रहा था। भैया ने तुरंत हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी, और हम सर पर पैर रख कर भागे, और वो परछाई हमारे पीछे पीछे हवा में तैरती हुई हमारा पीछा करते हुए आ रही थी। हमारे गांव के घर में एक पूजा घर भी था, जो कि अगर पीछे के दरवाजे से जाए तो सबसे पहले वही आता था। हम दोनों सबसे पहले उसी रूम में चले गए और जोर जोर से रो रहे थे। भैया ने उस रूम में से एक खिड़की से बाहर देखा तो वो परछाई वहीं बाहर खड़ी हुई थी और बिल्कुल एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसकी लाल लाल आंखें, मानो ऐसा लग रहा था कि हमें कच्चा चबाकर खा जाना हो उसे। तो डरते डरते भैया ने घर में सबको आवाज़ लगाई। सभी लोग भागते हुए आए। मैंने और भैया ने सारी बात घर में बताई। हमारी दादी ने तुरंत ही गंगा जल हमारे सर पर डाला, और जब सबने खिड़की से बाहर देखा तो मानो वो परछाई
या आत्मा गायब हो गई थी। हमें उस दिन फिर घर में बहुत डांट पड़ी कि इतनी लेट नहीं जाया करते हैं। अगले दिन हमें लोगों से पता चला कि वो एक पिशाच था और लोगों ने अक्सर उसे ऐसे ही देखा है। इसीलिए गांव के लोग खेत में जाने का जो समय होता है वो बिल्कुल टाइम पर ही काम कर लेते हैं। उस दिन के बाद से हम भी जल्दी से खेत जाते थे और काम निपटा कर आ जाते थे। आज भी ये बात याद करता हूँ, उस पिशाच का चेहरा याद करता हूँ तो मुझे डरा देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।